अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मेरा हमजा जावेद हूँ। नाज़रीन, 5 जून पूरी दुनिया में वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे मनाया जाता है और इन्वायरमेंट के हवाले से पूरी दुनिया में डिस्कशंस होती हैं और एहतसाब किया जाता है कि हमने पिछले 1 साल में इन्वायरमेंट के हवाले से क्या क्या किया और अगले एक साल में हम क्या क्या करने जा रहे हैं। तो हम पाकिस्तान के अंदर भी यही चीज़ें देखेंगे और पूछेंगे जो इन्वायरमेंट के ऊपर लोग काम करते हैं कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, क्या क्या चीज़ों पर काम कर रहे हैं। रूडा में मौजूद हैं। रूडा में जो हमारे इन्वायरमेंट के डायरेक्टर हैं उनसे बात करेंगे, जानेंगे ये कि रूडा ने क्या काम किया और पाकिस्तान लेवल पर क्या क्या काम हो रहा है। जी, तो नाज़रीन, हमारे साथ मिस नादिया ताहिर मौजूद हैं जो कि डायरेक्टर हैं इन्वायरमेंट की रूडा से। मिस से बात करते हैं। मिस, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मिस, कैसी हैं आप? ठीक हैं? बिल्कुल ठीक। मिस, ये बताइएगा, 5 जून आ गया और हर साल 5 जून का दिन होता है और जहाँ भी टीवी का बटन आगे पीछे करते हैं, किसी भी स्टेशन पर जाते हैं, किसी भी चैनल पर जाते हैं, तो हमें यूँ लगता है कि हर इदारा काम कर रहा है इन्वायरमेंट के ऊपर, लेकिन पूरा साल सिर्फ़ और सिर्फ हमें विंटर सीज़न के अंदर पता लगता है कि कुछ स्मोक गन्स भी काम कर रही हैं, कुछ और भी छापे मारे जा रहे हैं। पूरा साल काम नहीं होता और सिर्फ़ और सिर्फ 5 जून को तकरीरें कर दी जाती हैं। क्या लगता है, क्या छुप के काम हो रहा होता है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, हम वर्ल्डली बहुत सारे डेज़ मनाते हैं और अब तो हमारे पास वर्ल्ड कैलेंडर होता है जिसमें फॉरेस्ट डे भी होता है, वेटलैंड्स डे भी होता है, इन्वायरमेंट डे भी होता है। इसी तरह इन्वायरमेंट से रिलेटेड अगर मैं गिनवाऊँ तो देयर आर लॉट ऑफ डेज़। इन डेज़ को मनाने का मकसद हमेशा से तजदीद अहद वफ़ा जिसको हम कहते हैं वो होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ कॉर्नर्स जो कि अनएक्सप्लोर्ड अगर रह गए हैं तो हम उनको भी एक्सप्लोर कर सकें और उन पे भी काम जारी रख सकें। और फिर ये देखना होता है कि जो पिछले साल में हमने कोई स्टैंडर्ड्स अगर सेट किए हैं तो आया हम उन स्टैंडर्ड तक पहुंच सकें, और अगर नहीं पहुंच सके तो उनमें गैप्स क्या रह गए। एहतसाब का दिन होता है, खुद एहतसाबी हो रही होती है। बिल्कुल, वो भी हो रही होती है। और अगर कोई चीज़ें हमारी रह भी गई हैं तो उनकी वजूहात क्या थी, उनमें हमारे पास कौन से ऐसे कोई शॉर्टफॉल्स थे जिनको हम अभी तक फिल नहीं कर सके, और वो शॉर्टकमिंग्स हम उनको किस तरह से कॉम्बैट कर सकते हैं। तो अगर एनवायरनमेंट डे की हम बात करते हैं तो इसमें भी इसी तरह से है, क्योंकि हर साल हम नए चैलेंजेस का सामना कर रहे हैं। क्योंकि पहले हम सुन रहे थे क्लाइमेट चेंज हो रहा है, हो जाएगा, बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई हो जाएंगे, और बट नाउ इट्स हैपनिंग। अगर आप कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड भी देखते हैं, वर्ल्ड मेट्रोलॉजी वेबसाइट भी देखते हैं, और अगर हमारा अपना पाकिस्तान मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट भी है उनकी भी आप वेबसाइट्स, तो अब आप देखें कि वक्त के साथ साथ ये बड़ी फ़ाल वेबसाइट्स हैं जिन पे आपको बड़ा अच्छा डेटा, जो करंट रिवर्स का डेटा आपको मिल रहा है, करंट टेम्परेचर डेटा मिल रहा है, करंट जितने पैरामीटर्स हैं जिसके तहत हम वो सारा क्लाइमेट चेंज एक्शन इवॉल्व करते हैं या हम उसको डिवाइस करते हैं, उसका सारा डेटा आपको वहाँ पे मिल जाता है। सो ये सारी इंफॉर्मेशन और ये सारी चीज़ें उन तमाम एग्रीमेंट्स जो हमारे इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स हैं, उन तमाम प्रोटोकॉल्स जिनमें बहुत सारे मालिक शामिल होते हैं और बहुत सारे कन्वेंशंस जो जिनमें बहुत सारे मालिक इन्वॉल्व होते हैं, ये उनका आप समझ लें कि आउटपुट है। और जो फ्रेमवर्क एग्रीमेंट्स हैं जो कि मुश्किल होता है उनको फॉलो करना, क्योंकि बहुत स्ट्रिक्ट रूल्स बनते हैं। आप ये कह लें कि हमें शायद थोड़ा देर से भी कुछ मालूमात आएंगे, याद दहानी भी रहे, याद दहानी तो पूरे रहती है। पूरे साल को फिर खुद एहतसाबी भी करते हैं। अब खुद एहतसाबी कुछ खुद आप कर रहे होते हैं, कुछ यानी कि इदारे के जो ऊपर लोग बैठे होते हैं वो लोग कर रहे होते हैं। तो पहले तो मैं ये बातें पूछना चाहूँगा कि हमने क्या क्या किया, उसके ऊपर तो बात करेंगे। क्या क्या मसले रहे जो खुद एहतसाबी की आपने, वो बताएं। क्या क्या चीज़ें नहीं हो पाई पिछले 1 साल में जो करनी चाहिए? देखिए, जब हम कोई भी प्लान चॉक आउट करते हैं, उसका एक फ्रेमवर्क बनाते हैं, उसमें सबसे पहली चीज़ आती है हमारे पास जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो हमेशा से उनके बारे में हम ये कहते हैं कि हम कमी का शिकार हैं। और उसके साथ साथ फिर हमें प्रायोरिटी प्लान्स बनाना होते हैं कि जिसमें हम ये देखते हैं कि कौन सा प्लान सबसे पहले बनाया जाए जो कि बहुत अशद ज़रूरत है जिसकी, और उसके बाद फिर हम अपने नॉर्मल प्लानिंग की तरफ जाते हैं। तो ये वो फाइनेंशियल रिसोर्सेज की डिवीज़न है जो हम
जिसको हम कह लें कि बहुत हम जुडिशियसली अगर हम कर सकते हैं तो वो इस तरह करते हैं। उसके यानी बाद एक बड़ा मसला जो आप लोगों के काम के अंदर जिसे कहते हैं मुदाखलत कर रहा है नॉर्मली या फिर प्लानिंग के अंदर, हाँ नॉर्मली प्लानिंग के अंदर कि आप लोग बड़े बड़े प्लान बना लेते हैं हाँ लेकिन जब बजट की तरफ जाते हैं तो फिर वो प्लान कहीं ना हाँ, कहीं कम्प्रोमाइज़ करना क्योंकि पड़ता है। बीइंग ह्यूमन बीइंग अगर आप देखें तो वो हमारी विश लिस्ट कितनी तवील होती है। हम शॉप पे सिर्फ चीज़ें देखते हैं और उसके बाद हम कहते हैं अच्छा 100 अगर हमारी विश लिस्ट हमें ख्याल है आज के दौर के अंदर हम वो 2 ही खरीद सकते हैं उसके अंदर। सो इसी तरह जब आप गवर्नमेंट की बात करते हैं, पंजाब गवर्नमेंट ने एनवायरनमेंट को लेके बहुत ज़्यादा अभी पहले से बजट बढ़ गया है लेकिन बजट बढ़ा, अभी भी कहीं ना कहीं फोर्स कमी का बनाई शिकार। गई, इदारे को बड़ा स्ट्रेंथन किया। इसी तरह रूडा का भी इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथन हुआ, चीज़ें वेल कोऑर्डिनेटेड हुई और चीज़ें उस तरह से। और एक किसी भी नए इदारे के अंदर इन्वायरमेंट डिपार्टमेंट का होना उसकी एक बहुत बड़े विजन को भी डिस्क्राइब करता है जो हमारे सीईओ साहब अच्छा का अभी है। एक तो आप ये बताएं कि अभी हम रूडा की तरफ भी आएंगे, पूरा प्रोग्राम है उसके अंदर यही बात करेंगे। अब जब हम एहतसाब की बात कर रहे हैं तो एक तो आपने बता दिया कि सरकारी गलती, बजट पूरा नहीं हुआ, कहीं ना कहीं कुछ हमारी तरफ से भी कमियां रह जाती हैं। एक तो वजह ये बनी कि हाँ, कौन सी कमियां हमारी तरफ से रह गई। बिल्कुल, वो एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज हमें अरेंज करना होता है, सबसे पहले जो चीज़ आती है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास कौन सी चीज़ हम कर सकते हैं और कौन सी चीज़ हम नहीं कर सकते। फिर हमारे पास ये होता है कि कुछ चीज़ों के अंदर हम मैंडेटरी होती हैं हमारे लिए चीज़ें कि वो इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत हमने वो करनी है लाजमी। जिस तरह से हमारे पास पेरिस एग्रीमेंट था तो उसमें हमने कहा कि जी 1.5 डिग्री सेंटीग्रेड हमने टेम्परेचर नीचे लाना है। फिर हमारे पास ये था कि जो हमारे पास इलेक्ट्रिक व्हीकल्स हैं वो हमने लॉन्च करनी है तो उनके लिए जो हमारे पास स्टेशंस हैं, चार्जिंग स्टेशन वो होने चाहिए। सो उसके लिए स्ट्रेटेजिक भी चीज़ें फिर चाहिए। सो ये प्लानिंग का हिस्सा बनते चले जाते हैं। इसी तरह जो सोलर है कि सोलर हमें कितने % करना है, 25% करना है, 30% करना है बाय 2030, वो भी उसका हिस्सा है। सो ये इंटरनेशनल प्रोटोकॉल्स हैं जिनको हमने देखना है और फिर उसके मुताबिक हम अपने मास्टर प्लान और फिर उसके अंदर जो हम प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर रहे हैं उनको उसके मुताबिक हमने उसके अंदर तय करना है कि हमने इसको लेके किस तरफ जाना है। इसी तरह उसके साथ जो हमारा रूडा का जो बिगेस्ट पार्ट है वो हमारा रिवर है। तो अगर एक एनवायरमेंटल चैलेंज है हमारे लिए या क्लाइमेट चेंज चैलेंज है वो बहुत बड़ा फ्लड है, क्योंकि अगर आप देखें कि अपर अपेरियन पे डैम्स का बन जाना और फिर वहाँ पे पानी रोक लिया जाना और फिर पानी मर्ज़ी से डिस्चार्ज करना मीन्स के जबकि नीचे ज़रूरत है और जबकि उनका अपना एरिया भी उसमें डूबता है, सबमर्ज होता है और उसके बाद हमारा पंजाब आता है उसमें जो सबमर्ज होता है। तो ये सारी चीज़ें, ये अब स्ट्रेटेजिक चीज़ें भी कहलाती हैं और साइंटिफिक भी इन अदर वर्ड्स कहलाती हैं। तो दोनों चीज़ें साइड बाय साइड चल रही हैं कि वो इनका इस्तेमाल किस तरह से कर रहा है, पानी ज़ाया भी हो रहा है, पानी वो रोक भी सकता है, पानी को चैनलाइज भी किया जा सकता है। सो देयर आर मैनी वेज जो ये वो वाले फैक्टर्स हैं जो कि अंदर जो लोग बैठे हुए हैं पाकिस्तान के अंदर, जो लोग काम करना चाह रहे हैं उन्हें काम करने से रोक रहे हैं। बजट हो गया, बिल्कुल जो दूसरे ममालिक हैं उनकी हमारे साथ पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं, या फिर वो कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि जो हम कहीं और किसी और महाज पर जंग नहीं जीत सकते हैं, यहाँ पर नुकसान कोई और एवेन्यू खोल लिया कहीं और एवेन्यू खोल लिया जाए। तो हर साल कुछ इस तरह करते हैं। इसके अलावा देखिए, मैं जब हम एनवायरनमेंट की बात कर रहे होते हैं मुझे लगता है कि कभी कभी हमारी जो इदारे हैं वो कहीं ना कहीं वीक हो जाते हैं। साथ ही साथ जो लोग हैं हमारे वो खुद नहीं देख रहे होते कि हम शायद ना शॉर्ट टर्म देख रहे होते हैं हर चीज़ को कि आज का हमें इससे क्या फ़ायदा होगा। हम इस तरह की कौम है कि बहैसियत कौम बात कर रहा हूँ, 1 माह बाद इसका क्या फ़ायदा होगा, 6 माह बाद। हम ये नहीं देख रहे होते कि ये जो आज हम जो अमल कर रहे हैं इसका हमारी आने वाली जनरेशन पर क्या नुकसान होगा। हम में से कोई भी ये नहीं सोचता। विजन्स का बड़ा मसला है हमारे यहाँ। मुझे लगता है कि जब हम इसके ऊपर काम करने लग जाएंगे बहैसियत कौम, तो हमें ये भी पता लगने लग जाएगा कि कौन सा इदारा इसके ऊपर कितना काम कर रहा है। हमारी नज़र होती ही नहीं है इदारों के ऊपर। हमें यही लगता है सिर्फ और सिर्फ जब हम विंटर्स में जाते हैं तो लोगों को जब स्मोक नज़र आने लगती है ना, फिर वो देख रहे होते हैं कि कौन क्या काम कर रहा है। उसके अलावा एक हमारे इदारे नज़र भी नहीं आ रहे होते क्योंकि उस वक्त पूछा भी नहीं जा रहा होता। और दूसरी जानिब उनसे भी ज़्यादा मसला हमारा होता है कि हम पूरा साल वो गंद फ़िज़ा के अंदर छोड़ते रहते हैं। जब वो नज़र आने लगता है, प्रोमिनेंट होने लगता है, तो कहते हैं जी इन्होंने काम ही कोई नहीं किया। तो ऐसे भी तो बड़े काम सीधे कोई नहीं किए ना। तो मुझे लगता है ये भी हमारा एक मसला कहीं ना कहीं रहा है। अच्छा ये बताइएगा, हमने ये तो एहतसाब की तो बात कर ली। अब जब आप खुद एहतसाब भी कर रहे होते हैं, कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी होती हैं कि हमने ये चीज़ें कर ली। पिछले साल हम ये चीज़ें नहीं कर रहे थे
इस साल हमने ये चीज़ें कर ली हैं, तो वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने नए इनिशिएटिव लिए? बिल्कुल, बीइंग न्यू अथॉरिटी, नेसेंट अथॉरिटी आप कहें, कि जहाँ पे डेटा की कमी थी, जहाँ पे कोई अथॉरिटी पहले मौजूद नहीं थी, कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपना डेटा इसके ऊपर इस्टेब्लिश नहीं कर सक रहा था, तो इतने सालों में काफ़ी डेटा इस्टेब्लिश हुआ, बहुत से लोग रजिस्टर हुए, बहुत सी कमर्शियल प्रॉपर्टी सामने आई, डोमेस्टिक प्रॉपर्टी सामने से उनका रिकॉर्ड सामने आया। अच्छा, अब ये सारा रिकॉर्ड सिर्फ इसलिए नहीं है कि हमें ओनरशिप जानना है या हमें उनका कुछ स्टेक होल्डर्स जानना है, हमें ये जानना है कि हमारे जो सीवेज सिस्टम है उस पर कितना स्ट्रेस है, हमारे लिए हमें फ्रेश वाटर कितने गैलन्स पर लीटर पर डे कितना हमें चाहिए, फिर हमें जो हमारा सॉलिड वेस्ट है वो कितने टन पर डे जनरेट हो रहा है। सो हमें ये चीज़ें करने के लिए डेटा चाहिए होता है, और जब डेटा इस्टेब्लिश हो जाता है तो उसके मुताबिक फिर आगे आप अपने प्रोजेक्ट को इनकॉर्पोरेट करते हैं। जिस तरह से वासा की अभी चल रही हैं चीज़ें, वासा सिवर लाइंस हैं, सो हमारी कनेक्टिविटी उनके साथ है। सो हमारा जो मास्टर प्लान है और जो हमारे जो फिगर्स हैं, जो हमारे पास लेवल्स हैं और जो हमारे पास हमने कैलकुलेट कर रखे हैं, वो हमने उन लेवल्स के मुताबिक सिंक्रोनाइज़ करना है, क्योंकि दूसरी अथॉरिटीज़ भी काम कर रही हैं। सो ये सिंक्रोनाइजेशन है, ये कोऑर्डिनेशन है। सो ये वो प्लानिंग है जिसके तहत हमने उनके साथ भी काम करना है। अब लोगों पे डेटा मौजूद है कि कब कहाँ कितना काम किया गया, कितने ग्रीन क्रेडिट्स में पॉइंट्स इकट्ठे हुए, कितने कार्बन क्रेडिट्स में प्रोग्राम उसमें हमने पॉइंट्स इकट्ठे किए, कितना काम कर लिया, कुछ डाटा मौजूद होगा? बिल्कुल, उसके लिए हमारे पास डायरेक्टरेट मौजूद है जो कि इसके ऊपर काम कर रहा है, और महमूद बूटी हमारा एक पायनियर प्रोजेक्ट है पाकिस्तान का, जिसके ऊपर जो डंप साइट है, डंप साइट हमारी जो कैपिंग क्लोयर के साथ अभी हमने इस्टेब्लिश की है, रिहेबिलिटेट की है। सो उसके ऊपर ये काम जारी है, बिल्कुल आपके सवाल के मुताबिक। और इसी तरह से फ्यूचर में भी नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट्स आएंगे वो भी इसी तरह से डेटा और डेटा रीडिंग जिसको हम कह लें कि वो भी उसके साथ आएंगे, लेकिन वो एक बड़े सोफिस्टिकेटेड डेटा कह लें। कोई ऐसा डेटा जिससे पता लग सके कि जो कि ऑफिशियली अवेलेबल हो, पब्लिक को पता हो कि हम क्या क्या काम कर रहे हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको एक आम शख्स तो नाप ही नहीं सकता ना। कैसे मापेगा, कैसे जाके ये अच्छा हो गया या नहीं हो गया, ये गलती हमारी थी, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल फैक्टर है, हमारी गलती थी या हमारे पड़ोस में किसी की गलतियां रहीं वो हमारे ऊपर आ गई। लेकिन हम कितना काम कर रहे हैं ये डाटा मौजूद होना चाहिए। असल में आपके प्रोग्राम के तवज्जो से देखिए, जो इंटरेस्टिंगली हमारे साथ मसला ये है कि हमारे पास आज जो चीज़ ब्लेसिंग होती है, या आज हमारे पास एक यूटिलिटी की चीज़ है, या आज हमारे पास बड़ी यूज़फुल चीज़ है, कल वो हमारे लिए वेस्ट बन जाती है। मसलन अगर आप याद करें कि कंप्यूटर्स के ज़माने थे, कंप्यूटर्स थे, बड़े बड़े हमारे पास हार्डवेयर सेट्स थे, और उसके बाद हम आप बिल्कुल मॉनिटर्स इतने बड़े बड़े और बड़े हमारे पास सोफिस्टिकेटेड, अब तो हमारे पास मॉनिटर्स हैं, लैपटॉप्स हैं और इस तरह की चीज़ें। सो उस वक्त की यूटिलिटी आज का वेस्ट है, तो इसी तरह आज की यूटिलिटी कल का वेस्ट होगी। सो ज़रूरत इस समय की है कि हम जो इंटरनेशनली भी अगर आप देखेंगे तो कंप्यूटर के भी ग्रेवयार्ड हैं, टायर्स जो हम इतना इस्तेमाल करते हैं उनके भी ग्रेवयार्ड हैं। सो ये जो सॉलिड वेस्ट है वो ऑल ओवर द वर्ल्ड एक बहुत बड़ा इटसेल्फ एक मसला है, और डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ उसके लिए इस्तेमाल की जाती हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ उसको यूटिलाइज़ करते हैं, उस पर काम करते हैं और इसी तरह रिसर्च करते रहते हैं। सो वो रिसर्च बड़ी इंपॉर्टेंट है, और फिर जिस तरह से पाकिस्तान में कोई उस तरह की रिसर्च थोड़ी ज़रा उस लेवल की नहीं हो सकती, या कुछ रिस्ट्रेंट रिसर्च हमारे पास रहती है। सो इस वजह से हम उनसे भी इस्तेफादा हासिल करते हैं, फिर हम इंटरनेशनल कंसल्टेंट्स भी हायर करते हैं इन मकासद के लिए। तो इस तरह चीज़ें लेकिन इंशाल्लाह जब इसका डेटा हमारे पास ऑफिशियल हो जाएगा तो हमें ये तो पता लगता रहेगा कि हमारे मुल्क के अंदर कितना काम हो रहा है। बहुत से ममालिक तो इसके ऊपर काम ही नहीं कर रहे हैं, वो या बहुत कम काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं या पूरे ख़ित्ते को उसके नुकसान देखने पड़ते हैं। जो हम जाके हमें जब पता लगता है कि वेदर बहुत ज़्यादा गर्मियों के अंदर जब हीट वेव चलती है तो उस वक्त जाके हमें पता लगता है कि मसला हमारी तरफ से नहीं था, मसला किसी और की तरफ से था। हमें क्योंकि क्रिटिसाइज़ करने की आदत हो गई है कि मसला सारा ही हमारी सरकार का है, तो सरकार को बुरा ठहराने लग जाते हैं। खैर बहुत सी बातें हैं, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बातें करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन, हमारे साथ मिस नादिया ताहिर मौजूद हैं। एनवायरनमेंट के हवाले से एनवायरनमेंट डे पर बात कर रहे हैं। मिस ये बताइएगा कि हमने पहले तो नेशनल लेवल पर बात कर ली कि हमारे कहाँ कहाँ कौन से फैक्टर्स के ऊपर हमने एहतसाब किया, लेकिन अब रूडा पर आ जाते हैं
रूडा क्योंकि अभी एक नई अथॉरिटी है, कोई बनिस्बत जब पंजाब की अथॉरिटीज़ बहुत पुरानी थी, जब वो भी काम नहीं कर रहे थे, तो रूडा ने यूँ सोचा कि हम नई अथॉरिटी बनाते हैं जो कि मुख्तलिफ होगी पूरे पंजाब से या पूरे पाकिस्तान से। तो किस तरह की जो रूडा की ये अथॉरिटी है वो पंजाब की अथॉरिटी से मुख्तलिफ है? ये रूडा की ये अथॉरिटी रूडा के अंदर उस तरह एनवायरनमेंट के हवाले से किस तरह से काम हो रहा है जो कि बाकी सोसाइटीज़ या बाकी जो शहर हैं उस तरह से नहीं हो रहा? किस तरह से कंपैरिजन कर सकते हैं? बिल्कुल। एक तो सबसे पहले हमारे पास जो ग्रेटर डिफरेंस है मास्टर प्लान के, जैसे कि जिसमें हमारे तमाम तर आप डिस्ट्रिक्ट्स कह लें अंदर या प्रेसिंक्ट्स कह लें, जिनको हम अर्बन प्लानिंग की टर्म्स में हम कहते हैं कि हमारा बाइफोकेट हमने कर लिया एक एरिया, जिसमें एक एंटरटेनमेंट सिटी कर लें, फिर हमने उसको कोई एग्रीकल्चरल एरिया कर लें और किसी तरह इंडस्ट्रियल जोन्स कह लें और रेजिडेंशियल एरियाज अलग कर लें। सो उसमें ये है कि जिस तरह से अभी गवर्नमेंट इस बात की कोशिश भी कर रही है, क्योंकि जहाँ पे भी जैसा एयरपोर्ट की अगर मिसाल लेते हैं, एयरपोर्ट के गिर्द घर नहीं होते, एयरपोर्ट शहर से काफ़ी दूर बनाया जाता है, लेकिन आप कुछ सालों के बाद देखते हैं तो सारी रेजिडेंशियल कॉलोनीज सोसाइटीज़ उसके गिर्द बन चुकी होती हैं। सो इस चीज़ को रोकने के लिए एक सोसाइटी एक एम लेके चलती है, एक विजन लेके चलती है कि जो भी डेवलपमेंट होगी वो उसके एज़ पर मास्टर प्लान होगी, जिसमें जो चीज़ जहाँ पे बननी चाहिए वो वहीं पे बनेगी। उसका सबसे बड़ा फ़ायदा मास्टर प्लान का ये होता है कि जो ग्रीन एरिया जिस जगह पे मुख्तस किया जाता है वो डिस्टर्ब नहीं हो सकता। अदरवाइज़ ये होता है कि फिर डेवलपमेंट होती जाती है और हैज़ार्ड होती है और अर्बन स्प्रॉल और हर तरफ आपको घर तामीर हुए हुए या इंडस्ट्री घरों के करीब हो रही है, कभी घर इंडस्ट्री के करीब हो रहे हैं। सो वो डिफरेंस लोग नहीं यानी कि कर वही पाते। वाला जो हमारा बेसिक एक मसला होता है कि हम अनप्लैन्ड चलते हैं, बिल्कुल पूरी कॉम अनप्लैन्ड है। फ्लड प्लेन के अंदर घर हाँ। लोग बना लेते हैं, सिर्फ ये देख के कि सस्ता घर है तो फ्लड प्लेन के अंदर घर बन जाता है, और वो ये कि उसका कोई इस्तेमाल नहीं है और सालों अगर पानी वहाँ पर नहीं आया तो वहाँ पे वो घर बनाना उसको आसान समझते हैं। लेकिन जब भी देखिए दरिया है और दरिया का रास्ता है और उसने उस रास्ते पे से गुजरना है जब भी आएगा। सो अगर हम पुराने रेनफॉल पैटर्न्स भी देख लें, पुराने फ्लड पैटर्न्स भी देख लें, तो फ्लड ने आना ही है किसी ना किसी तरह से। कभी अब जिस तरह सी टेम्परेचर राइज है, हम इसको इन टेक्निकल टर्म्स एल नीनो टाइम पीरियड हम कह रहे हैं कि जी सुपर एल नीनो से हम गुजर रहे हैं, जिसमें ओशन सरफेस टेम्परेचर्स बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ कर रहे हैं और वो मल्टीपल फैक्टर्स हैं अगेन कि वहाँ पे उनका जो टेम्परेचर है वो राइज़ क्यों हो रहा है। सो इसीलिए क्योंकि अनअटेंडेड अनचेक्ड एमिशंस हैं जो कि ग्रीन हाउस गैस इफेक्ट है और उसकी वजह से टेम्परेचर राइज़ कर रहा है। सो उस वजह से जब टेम्परेचर सरफेस इंक्रीज़ करता है तो उसकी वजह से सारा जो आपका रेनफॉल पैटर्न और क्लाइमेट चेंज पैटर्न है वो चेंज होता है। सो असल फिनोमेना यहाँ से आता है। सो वो उसका इम्पैक्ट अभी साउथ एशिया भी बहुत ज़्यादा सफ़र करेगा, क्योंकि साउथ एशिया पहले भी क्लाइमेट चेंज में सफ़र कर रहा है, लेकिन अभी ये बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी। और उसमें जो चीज़ कूल है वो कूलर की तरफ जाएगी, जो चीज़ वार्म है वो वार्मर की तरफ जाएगी। ये इस तरह का इस वक्त स्टेट ऑफ क्लाइमेट अभी हम यहाँ पे स्टैंड बाय कर। सो अभी हम देखते हैं आगे कि हम इसको किस तरह से, क्योंकि अब ये लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़ हैं कि जब तक हम दरख्त नहीं लगा रहे हमें वो शेड हासिल नहीं होगा, हम उस टेम्परेचर को वी कांट फाइट इट। सो हमें अच्छा, जब भी हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो ये बात आखिर में जाके दरख्तों पर ही क्यों रुक जाती है? क्या दरख्त ही पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला है क्लाइमेट के हवाले से? दरख्त हिस्सा हैं, और इसके साथ साथ अगर आप ये देखिए कि मैं अगर मास्टर प्लान को मैं एक्सटेंड करूँ तो वो मैं ये कह रही हूँ कि जो ग्रीन है उसको हम ग्रीन ही मानेंगे, और अगर हम ग्रीन को ग्रीन नहीं मानेंगे तो फिर यही चीज़ होगी कि जो उसका एक इम्पैक्ट एरिया का है। जैसा अगर पुराना आप लाहौर देखें तो उसमें उसको बागों का शहर कहा जाता था। तो बागों का शहर इसलिए कहा जाता था कि ये बड़ा यहाँ पे जो हवा थी उसका टेम्परेचर था और वो बड़ा अच्छा प्लेजेंट आपको एटमॉस्फेयर, इतनी गर्मी नहीं हुआ करती थी इसीलिए। सो अब देखिए, अब आप खुद आप इसको रिलेट कर सकते हैं, आपको किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है कि क्योंकि बागों का शहर था तो मीन्स बाग थे। अब बाग आपके सामने है कि कितने रिस्ट्रिक्टेड हो गए। सो हमारे मास्टर प्लान के अंदर जहाँ बाग है वहाँ बाग रहेगा। तो इसीलिए ये मास्टर प्लान इफेक्टिव रहेगा, क्योंकि जहाँ पे ग्रीन कवर है, मैं ग्रीन कवर की सिर्फ बात है, तरक्की के नाम पर दरख्त की जगह पर बिल्डिंग नहीं बनेगी। नहीं, जो चीज़ मुख्तस है जिस चीज़ के लिए वो उसी के लिए रहेगी। फिर आगे इंटरेस्टिंगली ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड जिस तरह से टेक्नोलॉजीज चेंज हो रही हैं उसमें हमारे पास रिफ्लेक्टिव पेंट्स भी आ रहे हैं, हमारे पास इस तरह के मटीरियल्स आ रहे हैं जो सनलाइट को अब्जॉर्ब करने की बजाय रिफ्लेक्ट कर सकता है ज़्यादा से ज़्यादा। सो उन मटीरियल्स का यूजेज हमारी जो आम हो सकता है हमारे कल को
रेगुलेशंस का भी हिस्सा बन जाएं वो चीज़ें, सो दैट कि हम इतना उसको रिस्ट्रिक्ट कर दें। क्यों? क्योंकि अब हमें इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है कहीं ना कहीं कि ये चीज़ें हम किस तरह से कंट्रोल कर सकते हैं। अगर लाहौर का टेम्परेचर 50 को टच करता है लास्ट ईयर की, अब इस साल भी अगर करे, तो फिर हम ये देख सकते हैं कि हमें अब इमरजेंसी लगाने की ज़रूरत है और हमें वो एक्शंस लेने की ज़रूरत है कि जिसमें हमारे पास ग्रीन हाउस एमिशंस जो हैं वो कम से कम हो सकें। उसके अंदर अगर रूडा का आप इंडिपेंडेंटली काम देखें तो महमूद बूटी डंप साइट एक बहुत बड़ी उसकी मिसाल है कि जिसमें जो मीथेन है उसको हम करीबी इंडस्ट्री को भी सप्लाई करने के लिए हमारे पास प्लान है, और अगर वो नहीं तो हमारे पास फ्लेयरिंग सिस्टम भी है जो कि उसको मोस्ट लीथल से लेस लीथल गैस की तरह यानी कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर उसको कन्वर्ट करके हम उसको एमिट कर सकते हैं। सो ये वो फिनोमेना है जो हम डिफरेंट टाइम्स के ऊपर डिफरेंट स्ट्रेटजीज के साथ इम्प्लीमेंट कर सकते हैं टू कॉम्बैट क्लाइमेट चेंज। बिल्कुल इस तरह से ये जब रूडा की हम बात कर रहे होते हैं तो हमें पता लगता है कि वहाँ पर तो कहीं किसी न किसी हद तक काम हो रहा है इन्वायरमेंट को बेहतर करने के लिए, लेकिन पता लोग कहते हैं जब चलेगा, जब ये रूडा प्रॉपर ऑपरेट होगा, जब यहाँ पर आबादी बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो जाएगी उस वक्त पता लगेगा। लेकिन मुझे लगता है कि जब आप प्लान करके चल रहे होते हैं चीज़ें तो आपके जहन में ये भी होता है कि यहाँ पर आबादी कितनी होगी, कितनी आबादी को कितने दरख्तों की ज़रूरत होगी और किस तरह से पानी को साफ़ किया जा सकेगा। ये सारा कुछ मुझे लगता है कि आप लोग पूरे प्लानिंग और स्टैट्स एंड फिगर्स के साथ ही काम कर रहे होंगे। जबकि एक जानिब ये भी कहा जाता है कि रूडा तो जो खुद एक वो वाली सोसाइटी है जो कि दरख्तों को ख़त्म करने के बाद बनी, ये एक इल्ज़ाम है, इसके मतलब बताइएगा कि ये तो खुद एक ऐसी सोसाइटी है जो कि दरख्तों को ख़त्म करने के बाद बनी, तो ये किस तरह से ये लोग दावा कर सकते हैं कि हम जो है इन्वायरमेंट के हवाले से या क्लाइमेट के हवाले से हम बेहतर काम कर रहे हैं? देखिए, एक तो चीज़ एक अंडरस्टैंड करना बहुत ज़रूरी है कि रूडा एक एक्ट के तहत बना और उस एनेक्टमेंट के अंदर जो एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन कंजर्वेशन उस एक्ट का हिस्सा है और उसके लिए हम उस अंदर एक्शन भी ले सकते हैं। हम अपने हिसाब से उसके मुताबिक उसके अंदर लॉज भी फॉर्मुलेट कर सकते हैं, रेगुलेशंस बना सकते हैं कि जहाँ हमें लगता है कि जहाँ पे एनवायरमेंटल कंजर्वेशन एंड प्रिजर्वेशन के ऊपर हम काम कर सकते हैं मज़ीद, तो वो हम उस कानून का हिस्सा बना सकते हैं। सो उसके बाद अगर आप देखें कि जो इंक्रोचमेंट, जैसा कि मैंने बताया कि रिवर बेड के अंदर भी घर बने हुए हैं और जो लास्ट ईयर का फ्लड आया उस फ्लड के अंदर अगर आप देखें तो रिवर बेड के अंदर जो घर मौजूद थे वो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट हुए और उस इफ़ेक्ट होने की वजह से अब ये तो कहते हैं हम कि फ्लड आया, लेकिन फ्लड कहाँ पर आया? फ्लड ने अपने फ्लड प्लेन के अंदर ही आना, फ्लड अपने बैंक से बाहर नहीं आता, फ्लड ने अपने रास्ते में ही उसने ट्रैवल करना है। फ्लड एक बहुत बड़ा टॉपिक है और ये अभी एक माह बाद सबसे शायद हाइप पकड़ लेगा टॉपिक, लेकिन ये क्योंकि एक बड़ा टॉपिक है इसके ऊपर बड़ी डिस्कशन है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इसके ऊपर बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एनवायरनमेंट के हवाले से बात कर रहे थे और क्योंकि एनवायरनमेंट डे के ऊपर हम तमाम बातें कर लेते हैं एनवायरनमेंट के हवाले से और शायद कहीं ना कहीं हम अपना एहतसाब भी कर रहे होते हैं, देख ये रहे होते हैं कि आज एनवायरनमेंट के हवाले से हम कहाँ पर खड़े हैं, पिछले साल कहाँ पर खड़े थे। तो इस हवाले से जब जून जुलाई का महीना आता है तो सैलाब हमारे जहन में आता है और सैलाब के हवाले से भी मिस नादिया से हम पहले बात कर रहे थे, लेकिन अब थोड़ा इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं। मुझे ये बताइएगा, पिछले साल भी हमने देखा कि इस मुल्क में सैलाब आ गया और उससे पहले भी हम देखते रहे हैं कि सैलाब आता रहा है। रूडा इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा काम भी कर रहा है। अब इन्वायरमेंट के एतबार से बताइएगा, क्या हमने जो आप बता रहे थे रिवर बेल्ट के बाहर वहाँ पर घर बन जाते हैं या ऐसे इंक्रोचमेंट के हवाले से कुछ काम हुआ क्या? इस बार सैलाब उस तरह से आएगा जैसे कि पिछले साल आया? हमारे पास कुछ स्टोरेज बन सकती है वाटर की, कुछ इस तरह के काम? बिल्कुल, मैं यही बता रही थी कि जो कंस्ट्रक्शन हो जाती है रिवर बेड के अंदर, आपने कहा कि रूडा क्यों बनाया गया या उसमें अगर आप देखें कि जब सैलाब आया तो उस वक्त हमारा काम उस वक्त जारी था और उसके बाद जो हमारी हाइड्रोलिक स्टडीज़ हैं, हमारी वाटर मैनेजमेंट स्टडीज़ हैं और जितनी भी चीज़ें हैं उसमें क्लाइमेट चेंज स्टडीज़ भी शामिल हैं कि जिसमें ये मौजूद है कि फ्लड ने आना है, तो हमारी फोरकास्टिंग और हमारी प्रिपेयर्डनेस उसके मुताबिक है। और तभी जब हम इसको चैनलाइज करने की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले प्रोटेक्शन ऑफ द सिटी हमारे जहन में सबसे पहले चीज़ आती है। तो किसी भी सस्टेनेबल और रिजिलियंट सिटी के अंदर ये पहला फीचर है कि वो फ्लड से महफूज रहे। आप देखिए दुनिया भर में, इवन हम तो अभी दरिया के फ्लड की बात कर रहे हैं जहाँ पे सुनामीज़
और इस तरह के डिज़ास्टर्स भी आते हैं। वहाँ पे जैसा जापान के अंदर उन्होंने उस ओशन के आगे या उस समंदर के आगे उन्होंने पूरी एक दीवार बना ली 300 किलोमीटर्स के लिए, ठीक है। और उस दीवार को, उस कंक्रीट वॉल को बैकअप किया उन्होंने फिर फॉरेस्ट के साथ। आपका सवाल कि हम फॉरेस्ट पे ही हमारा एंड अप होता है, तो उसको फिर हमने सपोर्ट दिया है पीछे फॉरेस्ट रिजेस के साथ, कि पूरा हमने उसको बना लिया। सो इसी तरह ये तो भी सिर्फ दरिया है, और आप कितने ही रिवर फ्रंट सिटीज देख लें तो वहाँ पे भी जिस तरह से अगर दरिया के करीब करीब इंसान नहीं बसते वहाँ पे, नहीं बिल्कुल बसते हैं, बट विद प्लानिंग कि हमने उसको चैनलाइज करना है। क्योंकि पूरी हाइड्रोलिक स्टडीज़ का मतलब ये है कि उसके अंदर जो भी फ्लड, जितनी भी वेलोसिटी या जितनी भी आप कह लें कि उसका कैपेसिटी का फ्लड आता है वहाँ से गुजरता है, वो हम मेजर करके देख चुके हैं कि वो 5,86,000 का आया था 1988 के अंदर। सो उस लेवल को हमने अपना स्टैंडर्ड लेवल मान के इसको हमने डिज़ाइन किया। सो उसके मुताबिक जहाँ पे अब जितनी भी डेवलपमेंट होगी, यानी उस रिवर बेड के अंदर डेवलपमेंट नहीं होगी, उसके इर्द गिर्द हो सकती है, जो कि सेफ जोन होगा। इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें अब तरीकाकार ये जो पिछले साल जहाँ पर सैलाब आया था, क्या उन घरों को ख़त्म करके इसे बचा जा सकता है, या करीब कहीं पर कोई बंद बांधे जा रहे हैं? कुछ रीसेटलमेंट की चीज़ें हो सकती हैं कि जहाँ पे कुछ इलीगल वहाँ पे लोग बैठे भी हुए हैं, जिस तरह से कोई अगर कह लें आपके गवाला सिस्टम, भैंसें रख लेते हैं लोग, उनको ओपन जगह चाहिए, कहीं भी ट्रक्स हैं उनको भी ओपन जगह चाहिए, उनको कम जगह पे वो आ नहीं सकते, तो वो ओपन जगह ऐसी ही देखते हैं कि, और दूर है, शहर से दूर है, वहाँ पे ज़्यादा इंटरफेरेंस भी नहीं होती कुछ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ की है इसमें से, तो हम उनके ऊपर भी नज़र रखे हुए हैं। वो भी, उनके भी हमारे पास शेड्यूल है, उनका भी सारा रिकॉर्ड है और चीज़ें हैं, डेटा है, स्टैटिस्टिक्स है। सो उन सब को हम किसी एक बेहतर जगह के ऊपर भी शिफ्ट करेंगे, और जो हमारा जो एम्बैंकमेंट है वो दोनों तरफ कंप्लीट भी होगी, और उसको फ्लड से भी बचाया जा सकेगा, लोगों को भी बचाया जा सकेगा। और ये हम इन्हें परमानेंट क्यों नहीं रोक लेते? ये जो आप गवाला बता रहे हैं, ये अभी भी हम देख रहे होते हैं कि पिछले साल तो सारे गवाले वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे थे, लेकिन जब भी हम रावी को क्रॉस कर रहे होते हैं तो देखते हैं आज भी वहीं पर वही गवाले मौजूद हैं। तो इन्हें रोका नहीं जा सकता परमानेंट, ताकि इन्हें पता लगे कि ये हमारी ज़मीन नहीं है, ये सरकार की ज़मीन। असल में हमारी जो एनवायरनमेंट है, इंटरनेशनल स्टडीज़ भी ये बात करती हैं कि जो इकॉनमी से बहुत ज़्यादा जुड़ी है, कि आपको अच्छी इन्वायरमेंट के लिए अपनी इकॉनमी भी स्टेबल करना होती है। जितना साफ़ पानी है तो वो हमारा बेसिक नीड है, तो कहीं पे वो लग्जरी भी मानी जाती है। जिस तरह से अफ्रीका के कुछ कंट्रीज़ हैं जहाँ पे पानी अवेलेबल ही नहीं है, और बहुत दूर अफ्तादा एरिया से लोगों को या ख़वातीन को, जैसे जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, वो भर के लाती हैं पानी। और हमें भी पानी बहुत एहतियात से इस्तेमाल करना चाहिए। तो वाटर टेबल वही ना, जहाँ पर गवाले होंगे उनकी भैंसें भी उसी पानी में नहा रही होती हैं, वही पानी के अंदर जो गलाजत है वो भी वहाँ पर इनको दूर करना। हाँ, मेरा ख्याल है ये भी कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का टॉपिक है। बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप उनको भी दूर किया जाएगा। जाहिर बात है, जब वो एम्बैंकमेंट डेवलप हो जाएगी, कंस्ट्रक्ट हो जाएगी, तो ये चीज़ें भी साथ में मैंने बताया कि एड्रेस हो जाएंगी उसी के अंदर, क्योंकि इनको भी कहीं अकोमोडेट किया जाएगा। प्रॉपर ट्रक अड्डा स्टेशन बनाए जाएंगे, प्रॉपर जो है वो गवाला कॉलोनी है, इस तरह की चीज़ ये ज़रूर डिवाइस की जाएगी। अच्छा, वो लोग जो कि इनके इर्द गिर्द रहते हैं उसके मतलब भी बात करेंगे, और एक और जो कि बड़ा अहम टॉपिक है, लेकिन यहाँ पे छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। ब्रेक के बाद आपसे बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। एनवायरनमेंट के हवाले से हमने इदारों का एहतसाब कर लिया और इदारे ख़ुद भी अपना एहतसाब कर रहे हैं। अब बात आती है आवाम की। आवाम अपना किस हद तक एहतसाब कर रहे हैं ये आवाम खुद जानती हैं, लेकिन आवाम को कहीं ना कहीं एजुकेट करना ये इदारों का काम है। तो मिस ये बताइएगा कि हम रूडा की जब हम बात करते हैं तो रूडा पे तो हम खुद बहुत से काम कर रहे हैं, लेकिन रूडा से बाहर भी लोग बसते हैं। आप क्योंकि इस चीज़ की स्पेशलिस्ट हैं, आप एनवायरनमेंट को पढ़ती हैं, एनवायरनमेंट के ऊपर काम करते हैं, ये बताइएगा कि अब जो पूरे पाकिस्तान में लोग बसते हैं, दुनिया में लोग बसते हैं, वो किस तरह से एनवायरनमेंट को बेहतर बनाने के लिए अपना कलीदी किरदार जो है वो अदा कर सकते हैं। देखिए, इसमें 2-3 टियर्स हैं या 2-3 लेवल्स हैं जिनको हम डिफ़ाइन कर सकते हैं। एक तो हमारा है जो पॉलिसी लेवल है, फिर इंस्टीट्यूशनल लेवल है जो फॉर एग्जीक्यूशन, और उसके बाद हमारा जो एक अवामी लेवल है जिसमें हमारे अपनी लोग आते हैं, हमारी नेशन आती है, और उसके साथ साथ वो एरियाज़ जो कि वाकई क्लाइमेट चेंज की वजह से
यानी कि जो आप पहाड़ी इलाके अगर आप देखते हैं तो वहाँ पे लैंडस्लाइड और इस तरह से अगेन क्योंकि दरख्त कटते हैं तो वहाँ पे अगर नहीं लगाए जाएंगे तो वो लूज सॉइल होगी, लूज सॉइल हमेशा लैंडस्लाइड की तरह जैसे दरख्त कटने का मसला इसके लिए पूरी दुनिया के अंदर एक बड़ा फिनोमिना कटे, मुझे भी बड़ा अच्छा लेकिन लगा लगाए भी जाएं। उन्होंने किस तरह से इसको कवर करने की कोशिश हाँ की। जी। आपने देखा होगा शायद ना पूरी दुनिया के अंदर नया नया वो है कि छोटे छोटे फॉरेस्ट बनाते हैं बिल्कुल शहर के अंदर, छोटे छोटे फॉरेस्ट। तो हमारे यहाँ पर कुछ है रूडा के अंदर इस तरह कोई स्मॉल फॉरेस्ट बनाए जाएं जिससे अगर कुछ कहीं पर आबादी बहुत ज़्यादा है, कहीं पर हमें पता लग रहा है एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है तो दूसरी तरफ बैलेंस भी हो रहा हो, ऐसा कुछ किया जा रहा है। वो इसी तरह है कि जिस तरह हम इसी को सस्टेनेबिलिटी कहते हैं कि अगर आप एक चीज़ इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप इस तरह से इस्तेमाल करिए कि वो आने वाली जनरेशंस के भी इस्तेमाल में वो चीज़ है, नहीं उसको काबिल इस्तेमाल रहना चाहिए। और वो दरख्त ऐसी चीज़ है कि अगर हमें लकड़ी की ज़रूरत है, फिर हमें जलाने के लिए ज़रूरत है, हमें घर बनाने के लिए ज़रूरत है, या हमें फर्नीचर बनाने के लिए ज़रूरत है, या कोई भी उसका यूजेज है, बट हमें उसको रिप्लेस करना है वहाँ पर कि हमें वहाँ पे मज़ीद दरख्त वहाँ पे लगाएं, वरना वो लूज सॉइल है वो लैंडस्लाइड करेगी और फिर उसके साथ हमारा आगे अगेन फ्लडी जो हमारा डिब्री जो बन के वो हमारे पास एक फ्लड की सूरत में वो सामने आता है। एक तो ये चीज़ होगी पहाड़ी इलाकों की। उसके अंदर आप देखिए कि जो वैलीज़ हैं वो क्योंकि बहुत ज़्यादा ग्रीन हाउस इफेक्ट को ट्रैप कर लेती हैं क्योंकि वो डेप्थ में होती हैं, ऊपर पहाड़ होते हैं, इसलिए उनका टेम्परेचर मोर दैन यूजुअल अभी आप अगर देखते हैं। अच्छा, उसके साथ जो मैदानी इलाके हैं उनका मसला भी यही है कि अगर जो विंड्स अगर उनके हमारे जो हमें एग्जैक्ट उस वक्त चाहिए अगर उस तरह से नहीं है और वहाँ पे ह्यूमिडिटी लेवल वो चीज़ नहीं है और उसके साथ टेम्परेचर भी ज़्यादा है तो वो सारा कम्बिनेशन उसका गड़बड़ हो जाएगा। तो इसकी वजह से इस तरह के कुछ फॉरेस्ट के ऊपर सोचना चाहिए हमें भी कि छोटे छोटे फॉरेस्ट बना दिए जाए जिससे कहीं ना कहीं हम बैलेंस और सस्टेन कर सकें। इसके बगैर अब चारा नहीं, इसके बगैर अब चारा नहीं। हमें ऑर्नामेंटल प्लांट्स बहुत अच्छे लगते हैं, ज़रूर लगाएं, लेकिन उसके साथ अपने साथ अहद करें कि मैंने एक शेडी ट्री भी लगाना है। जब आपको पार्किंग करनी है गाड़ी की, आप इधर उधर देखते हैं कि मुझे कोई शेडी मुझे जगह मिल जाए, बस नीचे लगाऊं। आपको बाइक पार्क करना है, आपको कुछ भी पार्क करना है, आप पहले शेडी ट्री देखते हैं, मुझे कोई शेड नज़र आए, या शेड या शेडी ट्री, तो दोनों चीज़ों में से आपको कुछ भी अगर नहीं मिलता तो आप उसका देख सकते हैं कि फिर जब आप वापस आते हैं। आम शहरी के लिए बात कर रही हैं, हाँ। जबकि लाहौर जैसे शहर के अंदर जो एक दरख्त की जगह होती है वो शायद 1 करोड़ रुपए की होती है, तो कौन उसको ज़ाया करेगा एक दरख्त लगा। फिर उसके अलावा फिर आपको चारा नहीं बचता। मेरा ख्याल है सरकारी सतह पर ही काम हो सकता है। रेडी फॉर योर मतलब आप 55 को भी फिटा स्टार्ट सकते हैं टेम्परेचर। अच्छा, अगर हम इसके ऊपर काम नहीं करें, अगर इसके ऊपर नहीं करेंगे 55 या 60 भी डेडिकेटेडली स्पेसेस देनी पड़ेंगी, आपको डेडिकेटेडली उन पे काम करना पड़ेगा और वहाँ पे ट्रीज लगाने पड़ेंगे। कि बहुत से हमारे शहरी आबादी के अंदर भी बहुत सी जगह इस तरह की है जो कि काबिल इस्तेमाल नहीं है। हम देखते हैं कि जो हमारा वेस्टेज नाला होता है उसके इर्द गिर्द बहुत सी जगह इस तरह की होती है जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और भी हमारे पास सरकारी ऐसी जगह बहुत सी मौजूद हैं जो कि काबिल इस्तेमाल नहीं है। अगर वहाँ पर दरख्त लगा दिए जाएँ तो वो काबिल इस्तेमाल हो सकते हैं। पार्क्स जो कम होते जा रहे हैं, सरकारी इस्तेमालात में जा रहे हैं, उसको मेरा ख्याल है बढ़ाना चाहिए ना कि कम करना चाहिए। इसी तरह जो दुनिया भर में टेक्नोलॉजीज ऑब्सोलीट हो चुकी हैं, अबैंडन हो चुकी हैं, हमें भी अबैंडन कर देना चाहिए। हम फॉसिल फ्यूल से हमें भी शिफ्ट कर देना चाहिए, चाहे वो व्हीकल्स हैं और चाहे हमारे पास पावर प्लांट्स हैं, चाहे वो हमारे पास दूसरी कोई भी फैक्ट्रीज़ हैं। तो हमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की तरफ जाना पड़ेगा, ट्रांसफॉर्मेशन हमारी ज़रूरत है अब इस वक्त। ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ जाना पड़ेगा। दूसरी बात यह है कि जितने हमारे पास ज़्यादा दरख्त होंगे उतने ज़्यादा लोगों के लिए आसानियाँ होंगी। तो मुझे लगता है कि जो छोटे छोटे ये जो जंगल बनाने वाला ये स्मॉल फॉरेस्ट का कॉन्सेप्ट है ये बहुत अच्छा है। अभी सदका जारी है। हाँ, सदका जारी है। मैंने देखा कहीं पर किसी पड़ोस मुल्क की बात है, वहाँ पर ना लोग अपने तही जो लोग हैं वहाँ पर वो फॉरेस्ट लगा रहे हैं। अगर सिर्फ और सिर्फ सरकार या गवर्नमेंट कुछ जगह बना दे और वहाँ पर आके कहें कि लोग खुद पौधे लगा लें, आधा काम हम कर रहे हैं आधा आप करें। देयर आर मेनी प्रोजेक्ट्स जो इंटरनेशनली फंडेड भी हैं। हाँ, लेकिन लोग वहाँ पर लगाना शुरू कर वो लगा लेते हैं, उनको ओन भी करते हैं, उनको मेंटेन भी करते हैं। उनको मेंटेन करने के लिए मेरा ख्याल है एक पूरी अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो अथॉरिटी तो मौजूद है, खैर काम नहीं करते उस तरह से, वो अथॉरिटी वहाँ पर जाए। अब मैं कल ना एक पार्क के अंदर, मेरे घर के पास पार्क मौजूद है, वहाँ वो बहुत अच्छा पार्क था, लेकिन अब उस पार्क के अंदर एक अच्छा सा रेस्टोरेंट बन रहा है। इस तरह से होता है ना, वो रेस्टोरेंट फिर उस पार्क का इस्तेमाल करेगा जो कि पहले पब्लिक पार्क होते थे। यकीनन ये फिर हमारी कुछ अथॉरिटीज़ हैं वो फिर पैसा कमाने को
को ज़्यादा फोकियत वो देते हैं नस्लें पालने से तो ज़्यादा। इसीलिए बैलेंस बहुत ज़रूरी है। बैलेंस बहुत ज़रूरी है। हमें रेवेन्यू भी चाहिए और हमें गुड एनवायरनमेंट और क्लीन एनवायरनमेंट भी चाहिए। तो चलो दोनों चीज़ें हमें चाहिए। चले मिस, बहुत शुक्रिया आपका। बहुत हमने शुक्रिया। बहुत सी चीज़ें डिस्कस कर ली, तमाम एहतसाब हो गए और हमने ये सोच भी लिया कि हमें क्या क्या ख़ुद करना है, एज़ कौम क्या क्या चीज़ें हमने करनी है और साथ ही साथ सरकार ने क्या क्या करना है। खैर अब प्रोग्राम तो आपने देख लिया, अब आप ये ज़रूर बताइएगा कि आप क्या करते हैं। क्या कभी आपने एनवायरनमेंट के हवाले से कोई काम ख़ुद से किया, कोई इनिशिएट किया, कभी कोई दरख्त लगाया हो? हम कहाँ पर खड़े हैं? क्या कभी हमने सोचा कभी कि एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए हमने कहीं पर साल में एक दफ़ा या ज़िंदगी में एक दफ़ा, बहुत से लोग हैं उन्होंने ज़िंदगी में एक मरतबा भी एनवायरनमेंट को बेहतर करने के लिए काम नहीं किया, सिर्फ़ और सिर्फ तनकीद ज़रूर की है। खैर आप अपना एहतसाब भी ज़रूर करिएगा और प्रोग्राम के मुतालिक अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसी के साथ अपने मेज़बान हमज़ा जावेद और प्रोग्राम आखिर टीम की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने